फ्रेंड्स, आप इस इंटरव्यू को देख रहे हैं। ये लास्ट हो चुका है इंटरव्यू। ठीक है, बहुत कुछ हो चुका है और आपको ये पूरा इंटरव्यू देखना है, क्योंकि पीछे वाला भाग मैंने उठा के आगे रख दिया है। पीछे वाला भाग क्योंकि बहुत ही पावरफुल इंटरव्यू रहा है और हम लाइव भी थे इसमें हम लाइव भी थे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स भी किए हैं। आप देखिएगा और इसमें बताइएगा कितना आप मार्क देना चाहेंगे। बहुत बहुत कुछ सीखने वाले हैं, कई सारी चीजें। लास्ट में मैंने बहुत सारी टिप्स दी हैं, बीच में भी हमने बहुत सारी अच्छी सी बातें की हैं। तो क्या करना है, बिना मिस किए वीडियो को देखना है और आशीष को बताना है कि भाई कितना इसको मार्क मिलेगा। ये बहुत परेशान है। क्यों आशीष? नहीं, मैं कोई परेशान नहीं नहीं, ये तो परेशान होना यार, कम नहीं आना चाहिए। मैंने तो मेहनत बहुत की है। हाँ जी, कोई नहीं। वो आएंगे, उनको व्यूज से लग जाएगा पता कि इंटरव्यू दमदार है। बिल्कुल। देखो आप समझ रहे हो, इंटरव्यू बहुत अच्छा है, तो वीडियो को पूरा देखना है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में। आज हम एक अच्छा सा, एक जबरदस्त सा एक टेक्निकल इंटरव्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हमें आज काफ़ी कुछ देखने को, समझने को और सीखने को मिलेगा। तो आज का जो ये इंटरव्यू है, टेक्निकल इंटरव्यू है, और मिस्टर आशीष आज हमारे पास एक टेक्निकल सुपरवाइजर की पोजीशन के लिए हैं। तो आशीष, सबसे पहले थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बताइए। आपने कैसे कैसे जॉब्स की, कैसे क्या रहा, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। सर, मेरा नाम आशीष है जी। और मैंने इलेक्ट्रिकल में MST एज ए मल्टी स्किल टेक्नीशियन अंसल प्लाजा मॉल में काम किया हुआ है। वहाँ पे हमारा जो काम था वो एज एन MST LT पैनल, HT पैनल और DG डीजल जनरेटर्स, इन सबको मतलब इनकी मॉनिटरिंग करना, इनकी मेंटेनेंस करना, ये सब था। और साथ ही साथ में जैसे वहाँ पे चिलर जो है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम था, उसकी भी ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम था वहाँ पे अंसल प्लाजा के अंदर। और कुछ STP भी था, एक STP था, फायर रूम भी वहाँ पे था। मतलब ज़्यादातर जो स्ट्रॉन्ग मेरा पार्ट था वो इलेक्ट्रिकल का था, जैसे LT, HT, DG, ट्रांसफॉर्मर। ये सब। चिलर के बारे में कैसा क्या कहना है? चिलर में थोड़ा सा वीक है आपका भी। हाँ जी, पर आगे ग्रो करना चाहूँगा तो चिलर की भी मैं नॉलेज ज़रूर लूँगा। अगर मैं तो अभी आपको बेसिक नॉलेज है चिलर की, मुझे बेसिक नॉलेज है, और जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो इलेक्ट्रिकल का है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को आप थोड़ा सा बताओ, हम आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट से ही स्टार्ट कर देते हैं कि आपने बोला इलेक्ट्रिकल में मेरा स्ट्रॉन्ग है। जी सर। तो इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम होता है, जी सर, एक सेकेंड में बस दूंगा। तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आपके इधर क्या कुछ लगा हुआ था? सर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में DG था, ट्रांसफार्मर था, और उनकी कंट्रोलिंग के लिए HT और LT पैनल्स थे। और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में और LT पैनल रूम में पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए कैपेसिटर बैंक भी था, जिसके अंदर APFC रिले लगी हुई थी तरीके से। तो कितना पावर फैक्टर रहता था आपके इधर? सर, पावर फैक्टर हमारे यहाँ 0.9 के आसपास हम मेंटेन कर लेते थे, क्योंकि उसका मेंटेनेंस भी ज़रूरी होता है। कि पावर फैक्टर अगर लैग जाता है तो वो इंडस्ट्री, मतलब ओवरऑल किसी भी इंडस्ट्री के लिए जो सबसे डिसएडवांटेजेस स्टेट होती है वो पावर फैक्टर का लो जाना होती है। तो उसको मेंटेन करना APFC पैनल के थ्रू ही। ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हमारा जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे कैसे होता है? सर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होता है कि अगर हम किसी इंडस्ट्रियल पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे 33 या फिर 11 kV की जो लाइन होती है, जो भी सबस्टेशन से या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो आती है, वो हमारी GO स्विच यानी गैंग ऑपरेटेड स्विच से होते हुए CT/PT के थ्रू HT मीटर रूम में आती है। HT मीटर रूम के बाद वही सप्लाई हमारे पास HT पैनल के अंदर एंट्री करती है। वहाँ पे जो VCB होता है, जो मेन कंट्रोलिंग एलिमेंट होता है HT पैनल का, उसके थ्रू फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है 33/450 वोल्ट में जो कन्वर्ट करता है, उस पे जाती है। डेल्टा स्टार कनेक्शन उसका होता है। उसका भी एक मोटिव होता है कि स्टार कनेक्शन लेने का, क्योंकि इंडस्ट्री में पावर लोड
और सिंगल फेज लोड दोनों चलेगा, तो जिसकी वजह से सेकेंडरी स्टार में होने से हम 3 फेज का लोड भी निकाल सकते हैं उससे, और जो सिंगल फेज अप्लायंसेस इंडस्ट्री में चलेंगे वो भी वहां से निकाल सकते हैं। फिर जो स्टार से मतलब जो स्टार पॉइंट जिधर से होता है ट्रांसफार्मर का, जो सेकेंडरी साइड की होती है, वो फिर एंट्री लेती है हमारी एलटी पैनल के एसीबी पे। एसीबी से होते हुए जब वो जाएगी तो फिर मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाती है, उसके बाद सब डिस्ट्रीब्यूशन में बोर्ड में जाती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में चली जाती है। तो जो हमने सबसे पहले बात की एचटी ब्रेकर के बारे में, तो उसमें आपने कुछ प्रॉब्लम फेस की कभी अपने सामने? सर एचटी ब्रेकर जनरली हमारा प्रॉब्लम तो इस फॉल्ट्स वगैरह जैसे आते थे, मान लो जैसे ट्रांसफार्मर पे कभी कोई फॉल्ट आ गया तो वो एचटी पैनल पे ही हमारा इंडिकेट होता है, भाई वीसीबी ट्रिप कर जाती है, ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आता है। जैसे मान लो अगर ट्रांसफार्मर के अंदर कोई फॉल्ट आया तो उसका अलार्म एचटी पैनल में भी डिफरेंट हमारी रिलेज लगी होती है। जैसे ट्रांसफार्मर के लिए जो हमारा अलार्म आएगा वो एक ऑक्सिलरी रिले वहां पे लगी होती है, उस पर इंडिकेट होता है। तो जैसे ही उस पर अलार्म आ जाता है तो फिर वहां से मास्टर ट्रिप रिले होते हुए ब्रेकर पे जाती थी वीसीबी पे, तो उसको फिर रीसेट वगैरह करके हम चेक करते थे। मेजर ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आई जब हम काम करते थे तो ज्यादा। तो जैसे वीसीबी क्यों लगाते हैं, मैं एसीबी क्यों नहीं लगा सकता वहां पर? जी सर हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की अपनी अलग अलग वो होती है, मतलब कैपेबिलिटी होती है किसी चीज में कि वो लगेगा। जैसे एसीबी जनरली डिजाइंड होता है एलटी पैनल को ही क्या बोलते हैं कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि एसीबी के कॉन्टैक्ट्स बेसिकली ईयर में होते हैं। अगर कोई फॉल्ट आया फिक्स कॉन्टैक्ट मेजरिंग कॉन्टैक्ट से दूर गया तो आर्क क्वेंचिंग एबिलिटी वहां पे जो होगी बुझाने की एसीबी की सही रहेगी। लेकिन जब एसटी सिस्टम की बात आती है तो वहां पे एयर सर्किट ब्रेकर हमारा उतना कारगर नहीं होता जितना वीसीबी कारगर होता है, क्योंकि वीसीबी के अंदर क्या होता है जैसे ही सेपरेशन होगी हाई आर्क प्रोड्यूस होगी जो एयर के बुझाने के उतनी सही नहीं होगी, क्योंकि वहां पे हमने एयर कंटेंट को ही बिल्कुल जीरो कर दिया, वैक्यूम बना दिया। तो इसकी वजह से जो आर्क क्वेंचिंग एबिलिटी होती है यानी बुझाने की, वो एचटी पैनल के लिए सबसे अच्छी वीसीबी की मानी जाती है। उससे और भी अच्छी होती है लेकिन SF6 हो जाता है, लेकिन SF6 जनरली 33 kV से ऊपर के लिए यूज होता है। EHV सिस्टम्स जो हमारे होते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम्स के लिए, जो कि 33 kV तक वीसीबी हम यूज कर लेते हैं। तो जो वीसीबी में अगर हम बात करें तो वीसीबी के अंदर हमारी कौन सी रिलेज होती हैं, अगर हम उसकी सेफ्टी के बारे में बात करें तो आप क्या कहेंगे? जी सर सीटीवी के वीसीबी के अंदर सर एक तो हमारे पास क्लोजिंग कॉइल होगी और यूवी होगी, और मतलब जो नॉर्मल ब्रेकर्स में होती हैं शंट ये तो सब होती हैं इनकी, लेकिन जो पैनल की प्रोटेक्शन के लिए होती हैं वो अलग से होती हैं। बिल्कुल। मतलब उसमें फिर एचटी पैनल में अगर मैं फर्दर जैसे बात करें तो एचटी पैनल के लिए अगर हम सेफ्टी की बात करें तो उसमें हमारे पास फिर आ जाता है ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले, मास्टर ट्रिप रिले, ऑक्सिलरी रिले और अर्थ फॉल्ट रिले हो गई। तो ये सब एचटी पैनल की हमारी सेफ्टीज हैं। ठीक है। अभी जो जैसे हम लोगों को ना देख रहे हैं, बहुत सारे लोग लाइव भी देख रहे हैं, तो उनके भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कोशिश करेंगे उन क्वेश्चंस को भी हम लेने की, या जो ऑलरेडी भाई ये वीडियो जब रिकॉर्ड होके जा चुकी है उसको देख रहे हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के आएंगे। तो आप लोगों को से एक चीज़ कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको मज़ा आ रहा है, मुझे तो आ रहा है दोस्त, मुझे तो जो चीज़ें बता रहे हैं मुझे काफ़ी परफेक्ट लग रही हैं और काफ़ी अच्छा मैं फील कर रहा हूँ इंटरव्यू को लेते हुए यार। तो एक तो मार्किंग करनी है, जो हमेशा मैं बताता हूँ कि 10 में से आप कितना मार्क देना चाहेंगे वो आपको बस देना ही देना है, कमेंट करके बताना है, अपने दोस्त को शेयर करना है, क्योंकि इंटरव्यू बहुत काम आते हैं। तो अभी मैं आपको कहूँगा कि भाई मेरे को थोड़ा सा आप बताइए जो शंट कॉइल और क्लोजिंग कॉइल होती है वो किस तरह काम करती है? जी सर शंट कॉइल जो होती है ना बेसिकली रिमोट ऑपरेशन के लिए ट्रिपिंग मैकेनिज्म के लिए बनाई होती है ब्रेकर के अंदर। भाई हमारा मान लो पीएलसी से ऑपरेट हो रहा है ब्रेकर, तो कौन सी कॉइल उसमें काम कमांड देगी? शंट कॉइल कमांड देगी। शंट का मतलब ही है रिमोट ऑपरेशन। टीएनसी स्विच लगा रहता है, अब ये ब्रेकर तो हमारा साइड में है और टीएनसी दूर है, मतलब अगर फासला देखें तो हम उसको टीएनसी से ही ट्रिप न्यूट्रल क्लोज जो उसमें बने होते हैं उसी से ट्रिप भी करा सकते हैं, क्लोज भी करा सकते हैं। वो है क्या, एक तरीके की रिमोट ऑपरेशन है। रिमोट ऑपरेशन कमांड हमारी शंट कॉइल ही एक्सेप्ट करती है। ठीक है। तो जो हमारा एचटी के अंदर मेरी सुपरविजन रिले होती है उसके बारे में क्या जानते हैं? सर ट्रिप सुपरविजन रिले कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट रिले होती है अगर हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम सही से चल रहा है या नहीं।
ट्रिप सुपरविजन रिले अगर पैनल के अंदर नहीं है, मैं एग्जांपल कर रहा हूँ, तो मेजर फॉल्ट से बचाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ट्रिप सुपरविजन का मतलब यही बता रहा है भाई, ब्रेकर का जो ट्रिप सेक्शन है वो हेल्दी होना चाहिए, और ये डिटेक्ट करने का जो काम करती है वो ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले ही करती है कि जो ब्रेकर का ट्रिपिंग सर्किट है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। क्यों? अगर मान लो ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले नहीं काम करती तो क्या होएगा, कोई भी मेजर फॉल्ट आ गया, मान लो ट्रांसफार्मर से ही फॉल्ट आ गया, तो ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले ये मॉनिटर करेगी कि ये ब्रेकर का ट्रिप सर्किट चल भी रहा है सही से, हेल्दी है भी या नहीं हुआ तो भाई फिर ट्रांसफार्मर में मतलब फॉल्ट आ गया तो ब्रेकर उस टाइम ट्रिप ही नहीं करेगा, क्योंकि जब उसका ट्रिप सर्किट ही हेल्दी नहीं है तो उस टाइम पे ट्रिप कैसे करेगा ब्रेकर। तो ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले एक तरीके का ट्रिपिंग मैकेनिज्म को सुपरवाइज करने की। मास्टर ट्रिप रिले में फिर क्या होती है? मास्टर ट्रिप रिले का सर, वो मास्टर ट्रिप रिले का काम सिर्फ ये होता है कि फॉल्ट को डिटेक्ट करके शंट कॉइल को कमांड देना, उसका ये नहीं होता, मतलब वो एक तरीके की हेल्दी मॉनिटरिंग को नहीं डिटेक्ट करती मास्टर ट्रिप रिले। यही फर्क होता है ट्रिप सर्किट। ट्रिप सर्किट ब्रेकर के ट्रिप सेक्शन पे नजर रखती है कि ये हेल्दी है या नहीं, और मास्टर ट्रिप रिले सिर्फ फॉल्ट को, मतलब मल्टीपल कमांड्स को लेना और एक सिंगल कमांड को एक टाइम पे एग्जीक्यूट करना, वो मास्टर ट्रिप रिले का काम है। लेकिन ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले का काम होता है कि ब्रेकर का जो ट्रिप सर्किट है वो हेल्दी है या नहीं। वो एक सिग्नल इंजेक्ट करती है उसके अंदर कुछ मिली वोल्ट्स का, अगर वो उतना ही मतलब जैसे सर्कुलेट होकर रिटर्न आ जाता है करंट, तो उस हिसाब से पता चल जाता है कि भाई ब्रेकर का ट्रिप सर्किट हेल्दी है, और अगर वो नहीं हो रहा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर हम ट्रांसफार्मर के बारे में बात करें तो कौन से वाले ट्रांसफार्मर के बारे में आपको नॉलेज अच्छी है? सर वैसे तो नॉलेज तो दोनों के बारे में अच्छी है, ऑयल टाइप भी, ड्राई टाइप के भी बारे में, तो ऑयल टाइप के लिए काफ़ी अच्छी नॉलेज है। तो ऑयल टाइप में जो हमारी एक बकोज रिले लगी रहती जी सर, उसके बारे में क्या जानते जी सर बकल्स रिले एक बहुत ही मेजर सेफ्टी रिले है ट्रांसफार्मर, कह सकते हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिले है ना ट्रांसफार्मर की, वो बकल्स रिले ही है। क्या होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, मान लो कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, वाइंडिंग के अंदर कुछ भी हो गया, इंटरनल फॉल्ट जो भी ट्रांसफार्मर के अंदर आएगा वो बकल्स रिले ही उसको सिग्नल देती है ऑक्सिलरी रिले को भेजकर। बकल्स रिले में क्या होता है, फ्लोट स्विचेस कनेक्टेड होते हैं, बीच में एक मरकरी भरा होता है हमने, मतलब एक तरीके की बकल्स रिले गैस एक्चुएटेड रिले होती है। जैसे ही ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के अंदर फॉल्ट है, शॉर्ट सर्किट होगा, अब ट्रांसफार्मर ऑयल उसके अंदर भर रखा है, वो ऑयल क्या होता है फिर टूटना शुरू कर जाता है, मतलब एक्सपैंड होता है, उसके अंदर गर्मी बनती है, उस गर्मी से उसके अंदर गैस प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है, मतलब वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं। फिर वो वेपर्स क्या करते हैं, बकल्स रिले एक मतलब मैकेनिकली ऑपरेटेड रिले होती है जिसकी मतलब इनपुट मतलब मैकेनिकल तरीके से ऑपरेट करती है, उसके अंदर फ्लोट स्विच होते हैं, मरकरी भरा होता है, वो ऐसे ऊपर को हो जाता है, तो फिर उसके कनेक्शंस मतलब अंदर से NO से NC बन जाती है बकल्स रिले। फिर वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल आउटपुट में देती है ऑक्सिलरी रिले को, और फिर ऑक्सिलरी रिले जो होती है वो ट्रिप करा देती है मास्टर ट्रिप रिले को। तो किस तरह, थोड़ा सा सर मतलब उसके अंदर मरकरी, मतलब पहले मरकरी फ्लोट स्विच होता है उसके अंदर और बीच में मरकरी भरा होता है, फिर जैसे ही बकल्स मतलब नीचे से जो गैस प्रेशर मारती है ना, तो मरकरी मतलब वो जो जिसके अंदर मरकरी हमारा भरा होता है वो टेढ़ा हो जाता है, और वो जो क्या बोलते हैं, आप कह रहे हो कि भाप की वजह से वो बनता है? नहीं भाप की वजह से तो जो जिसके अंदर हमारे मरकरी डाला हुआ है ना, जो गोल सा होता है सर, मतलब वो प्रेशर मारता है उसके ऊपर, वो टेढ़ा हो जाता है ऐसे करके, तो फिर वो सर्किट कंप्लीट होता है उसका। तो भाप क्यों बनती है? भाप के लिए फिर WTI किस लिए लगा रखे? हाँ जी, भाप तो जब बनेगी ना किसी भी सिस्टम में, एक टेम्परेचर से, जैसे मैं कहूँ कि पानी में भाप जब बनती है, जब वो 100 डिग्री से ऊपर जाने लग जाता है तो या उबलने लग जाता है, तो फिर बकोज रिले का फिर तो वो बाइंडिंग के टेम्परेचर को भी सेंस कर रही है क्या? नहीं वाइंडिंग के फॉल्ट को टेंस कर रही है, बाकी जो वाइंडिंग का टेम्परेचर होगा उसके लिए WTI लगा होता है। जैसे वाइंडिंग का टेम्परेचर भी एक पर्टिकुलर होना चाहिए ट्रांसफार्मर के अंदर, जैसे हम बोलते हैं 90 से 95 के बीच जो होना चाहिए, अगर जैसी 90 तक है तो फिर भी अलार्म आ जाता है, 95 डिग्री सेल्सियस हो गया तो देन फिर उसकी ऑक्सिलरी रिले पे कमांड चली जाती है। ठीक है। MOG क्या होती है उसके अंदर? सर MOG मैग्नेटिक ऑयल गॉज बोलते हैं, ये जो ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल लेवल भी मेंटेन्ड है या नहीं उसको देखता है ये, मतलब एक तो कम हो गया तो क्या हो जाएगा? हाँ जी सर, अगर ट्रांसफार्मर में ऑयल कम हो गया तो क्या प्रॉब्लम होगी? सर एक तो सबसे पहले ऑयल अगर ट्रांसफार्मर में कम नहीं होना चाहिए, अपने जितना ऑयल होना चाहिए उतना तो होना ही चाहिए, क्योंकि ऑयल भी ट्रांसफार्मर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मान लो ट्रांसफार्मर हमारा चल रहा है,
ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग है, अगर ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर वाइंडिंग है, करंट चल रहा है, तो I2R लॉसेज उसके अंदर होंगे, कॉपर लॉसेज उसके अंदर होंगे, आयरन लॉस उसके अंदर हो रहा है, तो जिसकी वजह से हीटिंग डेवलप हो रही है। अगर उस हीटिंग ट्रांसफार्मर के अंदर जितनी भी हीट डेवलप हो रही है, अगर हमने उसमें कोई कूलिंग कंटेंट ना डाला जिसकी इंसुलेशन प्रॉपर्टी अच्छी हो, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांसफार्मर जल जाएगा। तो उसी को रिमूव करने के लिए हम ऑयल उसके अंदर फिल करते हैं, क्योंकि ऑयल उसमें एज अ कूलिंग भी प्रोवाइड करता है और इंसुलेशन प्रॉपर्टीज भी ऑयल की अच्छी होती हैं। तो इसलिए ऑयल का होना भी ट्रांसफार्मर में बहुत जरूरी है। अगर नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रांसफार्मर को जलने से फिर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि WTI भी बढ़ जाएगा। मतलब WTI भी इनकेस हम ये मान के चलते हैं कि मेंटेन्ड ही ऑयल की वजह से रहता है। भाई ऑयल नहीं है अच्छे तरीके से मेंटेन, तो WTI खराब हो जाएगा, और WTI आ गया तो फिर अगेन फॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा जो ट्रांसफार्मर है, सपोज उसमें वाइंडिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है, जी क्या कर सकते हैं? वाइंडिंग टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है हमारा, तो पहले तो कारण ही यही होगा कि या तो जितना लोड है उससे ज़्यादा ओवरलोड तो नहीं हो गया, ये भी बहुत कारण हो सकता है। ट्रांसफार्मर का ज़्यादा लोड ड्रा कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर लॉसेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। पहले तो लोड चेक करेंगे कि ट्रांसफार्मर कहीं ओवरलोड तो नहीं हो गया WTI ज़्यादा होने की वजह से, या फिर ऑयल का लेवल जो है वो अपने से कम तो नहीं है, क्योंकि अगर ऑयल ही है जो उसको ठंडा कर रहा है, बिल्कुल, तो ये दो चीज़ें सबसे पहले हमें चेक करनी, ओवरलोड तो खासकर। ओके, जी सर, ठीक है। ये PCC पैनल और MCC पैनल क्या होते हैं? जी सर, PCC पैनल को बोलते हैं पावर कंट्रोल सेंट्रल पैनल। हार्ट है पूरी इंडस्ट्री का, कोई भी हमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन करनी हो PCC पैनल को ही होते हैं। और PCC पैनल का दूसरा नाम LT पैनल है। LT पैनल को ही PCC पैनल भी बोलते हैं। अब LT पैनल को बनाने का, PCC पैनल का मतलब यही है, अगर मान लो जैसे मेरा कैपेसिटर बैंक है, मैंने किसी और रूम में रख दिया मान लो, और ट्रांसफार्मर का हमने पैनल किसी और में रख दिया, किसी और में रख दिया, तो भाई एक बंदा कैसे कैसे इतना सारा कुछ मैनेज कर लेगा। तभी इसका नाम पावर कंट्रोल सेंट्रल यानी PCC पैनल रखा हुआ, कि एक ही जगह पे हम एक ऐसा पैनल एस्टेब्लिश कर ले जिससे होल इंडस्ट्री की LT लो टेंशन सप्लाई कंट्रोल हो जाए। इसीलिए इसका नाम PCC पैनल है, पावर कंट्रोल सेंटर पैनल। और MCC पैनल मोटर के लिए लगाया जाता है, यानी मोटर कंट्रोल सेंटर पैनल। जैसे फॉर एग्जांपल चिलर प्लांट है, अब चिलर प्लांट में पंप होता है, पंप के साथ मतलब मोटर लगी होती है, तो मोटर जितनी भी मोटर लगी होंगी, चाहे वो कंडेंसर पंप की होंगी, चाहे वो हमारे प्राइमरी पंप की हैं, चाहे वो हमारी सेकेंडरी पंप की हैं, उसकी टोटल कंट्रोलिंग जो होगी वहां के MCC पैनल पे डाली होगी। और फिर DG है, भाई DG में कूलिंग टावर का फैन है और पंप्स हैं वहां पे, तो उनकी जो कंट्रोलिंग होगी वो फिर DG पैनल का मेंटेनेंस करना है मुझे, क्यों करने की जरूरत है, कैसे होगा? जी सर, पैनल का मेंटेनेंस सर इसलिए किया जाता है कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, कब ब्रेक डाउन हो जाए, कब उसकी डेप्रिसिएटिंग लाइफ यानी कि कब उसकी लाइफ खत्म हो जाए, ये कभी भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो कोई भी भविष्य में होने वाले खतरनाक लॉस को या फिर इंडस्ट्रियल डैमेज को रोकने के लिए हम मेंटेनेंस करते हैं। मतलब मेंटेनेंस का उद्देश्य ही यही होता है कि इन केस कोई आने वाले कल में कोई इतना बड़ा हादसा ना हो जाए इंडस्ट्री में। अगर हम भाई ऑब्वियस बताए इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के ब्रेक डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसे तो है नहीं कि भाई 100% एफिशिएंट तरीके से चलता ही रहेगा, तो उसमें ब्रेक डाउन की कंसिस्टेंसी रिड्यूस करने के लिए कि फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ना होए, तो हम मेंटेनेंस करते हैं। और फिर मेंटेनेंस के दरमियान मतलब ये होता है कि क्या प्रोसीजर होती है? जाता है प्रोसीजर इसी तरीके से होता है जैसे कि PPM शब्द एक आता है, प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस उसे बोलते हैं। वो एक हर एक कंपनी का अपनी तरफ से डिसाइडेड होता है कि भैया इस इक्विपमेंट का PPM इस टाइम पे करना है। जैसे वीकली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है। तो उसमें जनरली क्या करते हैं, जो टेक्नीशियंस वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, उनपे जैसे कि ब्लोअर से साफ कर दिया पैनल को, या फिर कोई अंदर मान लो जैसे स्टार्टर ही है, स्टार्टर का कोई पेंच ढीला हो गया, NONC का ही पेंच कोई ढीला हो गया, उसको कस दिया उस टाइम पे, और चेकिंग कर ली भाई जो MPCB हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो सही से उनकी होल्डिंग हो रही है नहीं हो रही। तो ये सब मेंटेनेंस के तौर पे किया जाता है। स्टार्टर के हो गई ये, फिर इसी तरह ट्रांसफार्मर की हो गई। ट्रांसफार्मर में
क्या, और फिर इसी तरह डीजी की मेंटेनेंस, मतलब डीजी की तो फिर चेक्स होते हैं उसमें, तो मतलब ए चेक हमारा डेली होता है, फिर बी चेक, सी चेक, डी चेक ये वेंडर्स के थ्रू होते हैं, मतलब एक्सपर्टाइज बंदा बुलाया जाता है इंडस्ट्री में, तो वो करते हैं। मतलब मेंटेनेंस होना तो कंपलसरी जरूरी है, आइदर वो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है, वो मैकेनिकल इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग की कोई भी इंडस्ट्री बिना मेंटेनेंस के सुचारू रूप से चल ही नहीं सकती। ठीक है, तो वही जो लोग देख रहे हैं उनको एक चीज़ और कहूँगा कि भाई ठीक है, वीडियो मज़ा आ रहा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट करना है और शेयर भी करना है। तो कैसा लग रहा है भाई आपको इंटरव्यू देके, कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा पूरा लग रहा है। कॉन्फिडेंस। ओके ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं, एक मोटर का पीपीएम कैसे होता है? सर एक मोटर का पीपीएम अगर हमें करना है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है, तो उसके हम टोटल ऐसे चेक करेंगे कि भाई जैसे सप्लाई वगैरह अगर इस पे आती है, सही से आ रही है कि नहीं, ये सब चेक करते हैं। स्टार्टर मोटर का सबसे मेन कंपोनेंट होता है। अगर मान लो स्टार्टर को हमने मेंटेन सही से नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है कि नीचे सप्लाई जाने का या किसी टाइम पे ओवरलोड हुआ या शॉर्ट सर्किट हुआ, उसकी भी प्रोटेक्शन स्टार्टर ही करता है। तो स्टार्टर की मेंटेनेंस करनी बहुत ज़रूरी होती है, यानी कि सप्लाई मेंटेनेंस होगी, स्टार्टर की मेंटेनेंस होगी, स्टार्टर के साथ साथ जो मोटर है, मोटर में बेयरिंग्स हो गई, और क्या बोलते हैं जो मोटर का टर्मिनल बॉक्स है उसको भी चेक करना चाहिए, भाई मोटर में कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही, मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं हम। और मोटर की मेंटेनेंस के दौरान उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी मोटर की, तो खासकर इंसुलेशन रेजिस्टेंस मोटर का जितना अच्छा होगा उस मोटर की उतनी अच्छी लाइफ होती है। वो मैगर के थ्रू कर सकते हैं। ये क्या चीज़ है? ये सर MCCB है। ये ऑन नहीं हो रही, पता नहीं खराब होगी क्या? मोल्ड के सर्किट ब्रेकर है, ऑन नहीं हो रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम, देखो एक बार। और ये तो सर इसका एक सेकंड, टेस्टर कहाँ गया, और कंडीशन टेस्टर ही नहीं बन रही है। कोई नहीं, टेस्टर हम हाँ है आपके पास। क्या था ना इसे, अच्छा ये भी खराब है, मुझे लगा ये तो उस पे है, तो इसको दबा देते नीचे आ जाता। इसमें प्रॉब्लम है कोई, देखनी पड़ेगी। सेटिंग तो नहीं खराब इसकी? कभी आपके सामने प्रॉब्लम आई है इसके? नहीं सर, इस तरीके तो नहीं आई, मतलब ऐसे कभी ये ऐसे हो गया था तो हमने इसके रीसेट बटन पे दबाया था तो वो अपने आप डाउन हो गया था। अगर आप इसमें कोई हेल्प कर सकते सही बात बता रहे हो या झूठ बोल रहे हो? सही, मतलब होता तो सही था, रीसेट तो ऐसे ही करी जाती है। इसको हम पहले क्या करेंगे, ऑफ की तरफ लेके जाएंगे। हाँ, बीच में आ गया है, ट्रिप हो गया, ट्रिप हो गया। हाँ हाँ हाँ, अब ये ऑन हो अब जाएगा, करेंगे। अब ट्रिप हो गया है, अब इसको दोबारा से इधर खींचना पड़ेगा ऑन की तरफ। जी, अभी ऑफ हो गया है, अब इधर करेंगे, ये हमारा ऑन हो गया है। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम नहीं आई है यानी कि आपके सामने कभी? मुझे याद नहीं, थोड़ा याद नहीं आ रहा, शायद नहीं आई होगी। ठीक है, ये और 2-3 कंपोनेंट पढ़े हैं, इनके बारे में क्या जानते हैं? ये तो MCB है सर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसको पढ़ो थोड़ा सा, मुझे बताओ किस टाइप की MCB है, क्या कुछ है, क्या समझ में आ रहा है इससे? अच्छा, एक तो ये मतलब रेजिडेंशियल साइट पे इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें 240 लिखा हुआ है, और ये जनरली 3 फेज अप्लायंसेस पे भी यूज़ हो सकती है। 415 भी इस पे लिखा हुआ है। 10,000 एम्पियर ये जो नीचे लिखा हुआ है इसकी रेटिंग है। कितने एम्पियर की है? ये है एक आइसोलेटर और एक MCB में क्या डिफरेंस है? हाँ जी सर, आइसोलेटर जो होता है वो एज अ स्विच काम करता है, यानी कि वो सर्किट को ब्रेक या मेक कर सकता है, लेकिन वो फॉल्ट के टाइम पे ट्रिप नहीं कर सकता और शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकता, जो कि MCB कर सकती है। यानी कि ये फॉर एग्जांपल हमारी MCB है, अगर मान लो फॉल्ट आया, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, फॉल्ट आता है इसमें, तो फॉल्ट के टाइम पे ये ट्रिप कर सकती है। लेकिन आइसोलेटर, अगर हम आइसोलेटर की बात करें, आइसोलेटर को कभी भी
फॉल्ट के टाइम पे ये ट्रिप नहीं हो सकता। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आइसोलेटर मैनुअल ऑपरेशन पे काम करता है। मतलब मुझे अगर, और आइसोलेटर का यूज क्या होता है, मेंटेनेंस के दौरान हमें मान लो सप्लाई काटनी पड़ गई, तो उसके लिए आइसोलेटर को क्या कर सकते हैं, मैन्युअली हम ऑफ कर सकते हैं, फिर कहीं पे काम कर सकते हैं। जबकि एमसीबी पे ये ऑटोमेटिक कर देती है, मतलब मैन्युअली तो कर ही सकते हैं भाई, फॉल्ट आया है तब भी कर सकते हैं काम, इसका मैनुअल ऑपरेशन होता है, और ये सप्लाई काटने और जोड़ने के लिए। थोड़ा सा अगर हम चिलर की तरफ आए जी सर। तो उसके बारे में क्या जानते हैं आप, थोड़ा चिलर के बारे में? जी सर, चिलर एक तरीके का सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग यूनिट है, जो कि ठंडा करने के लिए यूज होता है, एयर कंडीशनिंग के लिए यूज होता है। चिलर हमारे पास दो तरीके के होते हैं, वाटर कूल्ड चिलर भी होता है, एयर कूल्ड चिलर भी होता है। और चिलर के अंदर हम अगर देखें तो उसमें रेफ्रिजरेंट नाम की एक चीज होती है, जो कि पानी को ठंडा करने के लिए यूज होती है। मतलब वाटर कूल्ड चिलर में अगर हम बात करें तो रेफ्रिजरेंट हमारे पास एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि जैसे ही उसको गर्म या ठंडा करें, वो अपनी स्टेट को चेंज कर देता है, यानी लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है और वेपर में भी कन्वर्ट हो सकता है, उसके प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करके। इसी फिनोमिना पे हमारा, मतलब रेफ्रिजरेंट साइकिल फिनोमिना पे काम करता है एक चिलर, एयर कंडीशनिंग यूनिट। तो चिलर में अगर बात करें हम, तो एक अप्रोच होती है, अप्रोच, कंडेंसर अप्रोच क्या होती है? सर कंडेंसर अप्रोच क्या होता है कि जो चिलर का सैचुरेशन, सॉरी रेफ्रिजरेंट का जो सैचुरेशन टेम्परेचर होता है और जो कंडेंसर आउटलेट वाटर है उस टेम्परेचर, उसके बीच का डिफरेंस होता है। मतलब कि ये डिफरेंस कम से कम रहना चाहिए। कंडेंसर अप्रोच अगर हमारी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि जितना रेफ्रिजरेंट को ठंडा होना चाहिए ना, उतना रेफ्रिजरेंट ठंडा हो नहीं पा रहा। इसकी वजह से क्या होता है, चिलर की जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज्यादा डाउन होनी शुरू हो जाती है, और इसके कारण सबसे बड़ा होता है कि स्केलिंग हो जाना अंदर ट्यूब्स के अंदर। तो उसके लिए हम डी स्केलिंग प्रोसेस यूज करते हैं चिलर के अंदर। ठीक है। जो हमारा एक अप्रोच और होती है, कूलिंग टावर अप्रोच, वो क्या चीज होती है? सर कूलिंग टावर अप्रोच जो होती है हमारी, उसमें वेट बल्ब टेम्परेचर नाम की एक चीज होती है। मतलब जो हमारा कूलिंग टावर का टेम्परेचर है, माइनस में अगर वेट बल्ब टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, वो कूलिंग टावर अप्रोच होती है एक तरीके की। ठीक है। तो जो चिलर है हमारा, चिलर में क्या क्या सेफ्टियां हमारी होती हैं? सर चिलर में हमारी सेफ्टी होती है फेज फेलियर, फ्रीक्वेंसी फेलियर, ऑटो रीसेट, रिलीफ वाल्व और एंटी फ्रीज, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, और लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, लो कंप्रेसर ऑयल प्रेशर। कंप्रेसर ऑयल का प्रेशर भी हमें जांचना पड़ता है उसमें कि कम से कम रहे। और हमारे पास, आपके इधर किस तरह का चिलर लगा हुआ था? कैरियर का चिलर था सर हमारे यहाँ, वो एक वाटर कूल्ड चिलर था। उसके साथ एवरग्रीन की एक मोटर कनेक्ट थी, और कंडेंसर भी वहाँ पे था, इवेपोरेटर भी था, और कंप्रेसर भी था। कितने टन का था चिलर हमारा? था सर अभी थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा। चिलर पे थोड़ा कम ही काम किया हुआ है, पर आगे कहीं होगा तो मैं याद रखूंगा। तो जो सिस्टम आपका पूरा लगा रहता है, अगर मैं चिल्ड वाटर साइकिल के बारे में बात करूं, तो वो कैसे कैसे होती है? सर उसमें क्या होता है कि AHU नाम की हमारे पास, AHU होता है एयर हैंडलिंग यूनिट, जहाँ पे डक्ट के थ्रू हमें ठंडी एयर भेजनी है। वहाँ से गर्म पानी आता है प्राइमरी पंप के थ्रू, वो जाता है हमारे पास चिलर के अंदर। मतलब चिलर के अंदर मतलब उसके फिर इवेपोरेटर में जाता है वो पानी। इवेपोरेटर में क्या होता है, जो रेफ्रिजरेंट होता है अपनी हीट को उसमें, मतलब अब जो ठंडा रेफ्रिजरेंट होता है वो क्या करता है कि जो गर्म पानी जा रहा है AHU से, प्राइमरी पंप ने जो गर्म पानी खींच के चिलर में डाला, ठंडी रेफ्रिजरेंट उस पानी को ठंडा कर देती है, और खुद रेफ्रिजरेंट हो जाता है गर्म होके, और फिर जो ठंडा पानी होता है वो सेकेंडरी पंप के थ्रू AHU में हम सप्लाई कर देते हैं बिल्डिंग के थ्रू। और जो रेफ्रिजरेंट हमारा क्या बोलते हैं गर्म हो गया, वो वापस वेपर में कन्वर्ट होके हमारा कंप्रेसर में चला जाता है, और कंप्रेसर में उसका प्रेशर टेम्परेचर को इंक्रीज करा जाता है। उसके बाद वही प्रेशर टेम्परेचर को इंक्रीज करके वो कंडेंसर में चला जाता है रेफ्रिजरेंट। कंडेंसर में हम वहां पे क्या करते हैं, कंडेंसर में टेम्परेचर मीडियम रहता है,
मीडियम हो जाता है और प्रेशर उतना का उतना ही रहता है। फिर उसके बाद जब रेफ्रिजरेंट लिक्विड स्टेट में जो आता है, एक फ्लो एक्सपेंशन स्विच वाल्व के थ्रू फिर फ्लो स्विच होता है चिलर में, वो क्यों लगाते हैं और कैसे काम करता है वो? सर फ्लो स्विच मतलब वो ये देखता है कि दोनों तरफ का जो प्रेशर है वो फ्लो स्विच फ्लो, हाँ मतलब चिलर के अंदर से या फिर कोई भी चीज जा रही है तो उसका मतलब फ्लो रेट क्या है उसको चेक करने के लिए, उसको फ्लो का इंडिकेशन देता है कि पानी फ्लो हो रहा है हो कि रहा है नहीं। या नहीं। लोटो क्या चीज है? सर लोटो लैग आउट और टैग आउट एक सिस्टम Lockout। होता है, लॉक आउट और टैग आउट, वही बोला मैंने, सिस्टम होता है। इसमें क्या करते हैं, मान लो हमें कोई भी काम करना है किसी भी पैनल पे, तो अगर मान लो उसकी जैसे सप्लाई काटी और वहां पे कि इस पैनल पे काम चल रहा है, मान लो कोई भी बंदा है वो उस पैनल पे काम कर रहा है, तो वो पैनल पे एक स्पेशल एक साइन बोर्ड लगा दिया जाता है, मतलब उसको लॉक कर दिया जाता है कि यहाँ पे काम चल रहा है। क्यों? अगर वो नहीं लगाएंगे, मान लो कोई दूसरा बंदा आता है, कोई सा भी आ गया और उसने ऑन कर दिया या कुछ हो गया, तो हादसा ना होए, हादसे से बचाने के लिए लॉक आउट और टैग आउट सिस्टम यूज होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। अपनी जॉब क्यों चेंज करना चाह रहे हो? सर जॉब चेंज करने का उद्देश्य ये है कि जहाँ पहले मैं काम करता था वहाँ पे मतलब एज अ एमएसटी से सुपरवाइज़र, यहाँ पे जैसे ये वाली इंडस्ट्री है तो यहाँ पे काफ़ी और चीज़ें भी हैं, जैसे मेरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ साथ यहाँ पे चिलर प्लांट भी है और डीजीज भी यहाँ पे, जैसे मान लो डीजी जो यहाँ पे हैं वो वाटर एयर कूल्ड डीजीज भी हैं, डीजी हैं यहाँ पे, मतलब मेरे में वाटर कूल्ड पे था तो एयर कूल्ड वगैरह पे मैंने कभी काम नहीं किया, तो यहाँ से थोड़ा देखने को मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा बड़ा है, एसटीपी भी प्लांट है यहाँ पे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी है, और मतलब एज अ सुपरवाइजर में प्रेजेंट टाइम में अगर देखें तो अगर हमें इंजीनियर भी आगे प्रमोट होना है तो एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम की ही नॉलेज होना अपने आप में पर्याप्त नहीं है, मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग तीनों सिस्टम आने चाहिए अगर हमें ऊपर, मतलब प्रेजेंट इंडस्ट्रियल डिमांड अगर देखें फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस की, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग इंजीनियर की है। तो अगर मैं मान लो अपनी प्रीवियस साइट पे रहता हूँ तो वहाँ पे मैं अपने इलेक्ट्रिकल कोर के ही तक सीमित रह जाऊँगा, जबकि अगर मैं इधर आता हूँ तो यहाँ पे HVAC सिस्टम को भी हैंडल करना आना चाहिए, जिसमें जैसे ये वाली जो नई साइट है सुपरवाइजर की, तो इसमें हमारे पास HVAC सिस्टम रहेगा, AHU सिस्टम भी रहेगा, FCU सिस्टम रहेगा, MCC पैनल्स होंगे, कंडेंसर, सेकेंडरी पंप, यहाँ पे काम करने को मिलेगा थोड़ा एज ए सुपरवाइजर, तो सीखने को भी मिलेगा। STP प्लांट्स और फायर रूम, इनको भी हैंडल करने का, WTP, तो एज अ MEP इंजीनियर अगर ग्रोथ होती है तो शायद ऊपर तक भी जाने का मौका मिले, तो इसलिए मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ। ठीक है, अगर मैं आपसे अभी पूछता हूँ कि मैं आपको 10 में से कितने नंबर दूँ, तो आप कितना आप एक्सेप्ट करेंगे कि इतना सर मेरे को? सर वैसे तो 10 में से 9.5 भी मिलने चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने जिस कॉन्फिडेंस से जवाब दिया है और एक एक टॉपिक को भी मतलब ठीक एक्सप्लेन किया है काफ़ी। देखो जवाब तो आपने दिया है, बट सुना तो मैंने है। हाँ जी सर, तो आप जितने भी देंगे, हाँ डिसाइड, कितना गलत 9 बताया, तक कितना तो सही? देने चाहिए मेरे हिसाब से। तो उधर भी दो लोग हैं, उनसे भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं, क्या पता वो सर 10 भी दें। हैं? तो भैया देखो, अभी आप लोगों को क्या करना है कि नीचे मार्क देना है, कितना होगा, 10 में से कितना देना है। इनका 9.5 9 कह रहे हैं सर, कम से कम 9 तो मिलना चाहिए। मैं अपना भी आंसर बताऊंगा कि कितना मिलना चाहिए, तो थोड़ा सा अगर आप बताएंगे इधर कि 10 में से कितना मिलना चाहिए। ओके, मिस्टर पायल शर्मा, तो इन्होंने तो बहुत ही कम बताया है, 5 बता रहे हैं। अच्छा, हैं? इतना तो नहीं हो सकता है बिल्कुल भी। हाँ, पता नहीं। क्या कहोगे इसके ऊपर पे? पायल यार देखो, 5 तो नहीं बनता है यार, इससे तो कहीं ज्यादा बनता है। ठीक है, इससे तो ज्यादा बनता है, तो थोड़ा सा और कोई और जो लोग देख रहे हैं प्लीज वो बताएं कि कितना होना चाहिए। नीचे लिखने में कुछ नहीं जा रहा, और देखो गलत लिखना भी किसी को मोटिवेट और डीमोटिवेट करता है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट है। 8 विकास ने बोला है 8, ये थोड़ा सा और भी जो लोग देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरी तरफ से यू आर सेलेक्टेड, और मैं आपको 9 नंबर इसके अंदर दूंगा। कुछ चीजें हैं जो आपने बताई, उसमें थोड़ा सा
आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। जो आप बकोच रिले के बारे में बता रहे थे वहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज थे, 1-2 पॉइंट और थे छोटे मोटे, तो मैं 10 में से आपको 9 नंबर दूंगा। मुझे ध्यान नहीं मैंने 10 में से 10 कब किसी को दिया था, बहुत कम होता है, बट 9.5 ही बहुत एक अच्छा नंबर है यहाँ पे। और डेफिनेटली देखो बाकी लोग भी आपको 9 नंबर ही दे रहे हैं। तो दोस्त देखो क्या होता है ना, इंटरव्यू के अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। जो आपके अंदर बहुत अच्छा था, एक कॉन्फिडेंस था। दूसरा, चीज़ों का एक्सप्लेनेशन होना बहुत जरूरी है, जो आपने एक अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। दूसरा एक चीज़ होती है ना, बहुत सारे लोग हेजिटेट हो जाते हैं, अटकने लग जाते हैं, तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट रहता है, नेगेटिव फेस होता है, जहाँ पर हमें रिजेक्ट किया जाता है, या हम जाते हैं यार मैंने तो बहुत कुछ अच्छा बताया बट दूसरे ने आपसे भी अच्छा बताया हो। तो इस तरह करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 8.9, 8 तो दैट इज ओके, अच्छा है। और जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्त काफ़ी अच्छा इंटरव्यू था। आगे और इंटरव्यू में हम और डीप में जाएंगे और चीज़ों के बारे में पूछेंगे, ताकि चीज़ें बहुत बेटर हो सके। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को जरूर भेजना है। अब मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।